राष्ट्रपति के बारे में कि अब तक कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं, उनके बारे में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और जो भी आज का वीडियो देख रहे हैं, अभी वर्तमान में देख रहे हैं, वो इसके पहले भी क्लासेस हो चुकी है। ठीक है, उसे देखिएगा, उसके बाद इसे देखिए, तब आपका बेस भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं अब तक के राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति मैंने पहले कवर कर दी हूँ। ठीक है, पिछली प्रीवियस की जो क्लास है, इसमें राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ कि राष्ट्रपति के कितने आर्टिकल्स, मतलब कौन कौन से आर्टिकल्स में राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है। ठीक है, और राष्ट्रपति की पावर क्या क्या है। चलिए, इससे कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग बताइएगा। आप लोग ये बताइए कि राष्ट्रपति, देखिए ये कार्यपालिका का क्या होता है, राष्ट्रपति कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए, भारत का एक राष्ट्रपति होगा ना, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये कहां पर लिखा गया है? ये आर्टिकल 52 में लिखा गया है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं, जितनी भी कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, ये आर्टिकल 53 में लिखा गया है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं 54 और 55 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 54, इसमें निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोग को उसके पहले बताया था कि हमारे भारत में राष्ट्रपति मतलब राष्ट्र का प्रमुख, इनका निर्वाचन होता है। इसका मतलब कि हमारे भारत को क्या कहा जाता है? रिपब्लिक, गणतंत्र। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि हमारे भारत को गणतंत्र या फिर रिपब्लिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका निर्वाचन होता है। यदि हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो वहां पर जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, वहां उनका इलेक्शन नहीं होता है, बल्कि वो वंशानुगत प्रणाली के माध्यम से अपने पद को धारण करते हैं। चीजें क्लियर है? इसका मतलब है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा। हालांकि जो इलेक्शन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब जहां पर जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो उन्हें क्या करते हैं? वोट डालते हैं और उन्हें निर्वाचित करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक मंडल होता है जिसे हम कहते हैं निर्वाचक मंडल। मतलब राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, वो सभी निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, और ये आर्टिकल 54 में बताया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 54 में क्या है? निर्वाचक मंडल, राइट। चलिए, अब बात करते हैं आर्टिकल 55 की। तो आर्टिकल 55 में क्या है? आर्टिकल 55 की भी हम बात करें तो इनकी प्रक्रिया बताई गई है। किसकी प्रक्रिया? निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक है, निर्वाचन की प्रक्रिया बताई गई है कि निर्वाचन होगा कैसे। ठीक है, निर्वाचन होगा कैसे, ये यहाँ पर बताया गया है। और प्रक्रिया क्या है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। मतलब यहाँ पर जो वोट डालने आते हैं वो लोग क्या करते हैं? अपनी प्रायोरिटी लिखते हैं कि हम पर्टिकुलर जितने भी उम्मीदवार हैं, मान लीजिए 3 लोग खड़े हुए हैं इलेक्शन के लिए, उम्मीदवार 3 है राष्ट्रपति के, A, B, C। तो ये चेक करते हैं कि किसी ने अपनी प्रायोरिटी A को दिया है, किसी ने अपनी प्रायोरिटी B को दिया है, किसी ने अपनी प्रायोरिटी C को दिया है। तो जब कैलकुलेशन किया जाता है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिली है ये चेक करते हैं, और जिसको सबसे कम प्रायोरिटी मिली है उसे निकाल दिया जाता है ना, और फिर उनके जो प्रायोरिटी है उनको दूसरे प्रायोरिटी में शिफ्ट कर दिया जाता है। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि राष्ट्रपति ना बन जाए। ठीक है, जितना क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है 51 का, वो किसी व्यक्ति को ना मिल जाए, तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, ये आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? इंपॉर्टेंट आर्टिकल 58 याद रखिएगा। इसमें क्या है? योग्यता के बारे में बताया गया है। ठीक है, और 59 भी याद रखिएगा साथ में, ये शर्तें बताई गई है राष्ट्रपति की। ठीक है, 60 में क्या बताया गया है? शपथ। और 61 में क्या बताया गया है? महाभियोग। क्या बताया गया है? महाभियोग। मतलब राष्ट्रपति को महाभियोग के प्रोसेस के माध्यम से हटाया जाता है। ठीक है, इम्पीचमेंट कहते हैं इसे, और ये अमेरिका से लिया गया है।
और महाभियोग के माध्यम से मतलब हमारे भारत में राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रोसीजर को फॉलो किया गया है और उस प्रोसीजर का नाम है इम्पीचमेंट या फिर महाभियोग। और ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत में राष्ट्रपति के लिए ही यूज किया गया है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, राइट, किसी और के लिए नहीं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है उनके न्यायाधीश को भी महाभियोग के जैसी प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है, लेकिन उनके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यदि आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि महाभियोग की प्रोसेस के माध्यम से किसे हटाया जाता है ना, तो राष्ट्रपति को हटाया जाता है ना, और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि महाभियोग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो ये राष्ट्रपति के लिए किया गया है। क्लियर है इतना? तो अब हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपतियों की, कि अभी तक हमारे भारत में कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं, और यहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिए यदि हम बात करें राजेंद्र प्रसाद की, तो ये हमारे भारत में सबसे पहले कौन थे? राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल आप लोग याद रखिएगा, सबसे लंबा कार्यकाल था इनका। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल था, सबसे लंबा कार्यकाल था इनका। कब से कब तक? देखिए हमारे भारत में जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को ना, 1950 को क्या हुआ था? निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। फिर 1951-52 में क्या हुआ? इलेक्शन हुआ। 1951-52 में क्या हुआ? इलेक्शन, जनरल इलेक्शन करवाए गए। फिर जनरल इलेक्शन करवाने के बाद हमारे भारत में राष्ट्रपति बने। ठीक है, राष्ट्रपति बन गए। कब से कब तक था इनका टाइम पीरियड? 1952 से लेकर 1962 तक। ठीक है, ये पहले मनोनीत और निर्वाचित राष्ट्रपति, 3 बार राष्ट्रपति की पद की शपथ लेने वाले और सर्वाधिक अवधि तक ये रहे हैं। यदि हम बात करते हैं इनके बारे में और डिटेल में, तो याद रखिएगा कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे, कांग्रेस के अधिवेशन। तो 2 अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन के 2 अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। कौन कौन से? एक हो गया 1935 वाला जो कि बंबई अधिवेशन में बंबई में हुआ था, और एक होता है 1939, ये त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। देखिए हमारे भारत को जब आजादी दिलाने के लिए जो भी आंदोलन चलाए जा रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं हम जिसे, उस टाइम क्या होता था कि कांग्रेस के द्वारा अधिवेशन करवाया जाता था ना। कब? साल के अंत में, नवंबर दिसंबर में। तो उनकी अध्यक्षता किसने किया था? बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने अध्यक्षता किया था। तो राजेंद्र प्रसाद ने कब किए थे? 1935 में। यदि क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करना हो तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और 1935 भले ही पूछे ना पूछे, लेकिन 1939 आप लोगों से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो वो राजेंद्र प्रसाद जी से क्वेश्चन बन जाएगा एज अ प्रेसिडेंट, या तो वो आप लोगों से हिस्ट्री में जाकर क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। अब क्यों ऐसा क्या है 1939 के अधिवेशन में? देखिए 1939 का अधिवेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हुआ था त्रिपुरी में। कहां पर हुआ था? त्रिपुरी में, राइट। त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश का जिला। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जबलपुर। इसे हम कहते हैं त्रिपुरी संकट। क्या कहते हैं इसे? इतिहास में सबसे फेमस देखा जाए तो अधिवेशन ये कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। अब ये इतना ये संकट क्यों कहलाया? क्योंकि यहाँ पर अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद हुआ था। किसको? अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद हुआ था। ये यहाँ पर 2 मेंबर अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए थे। कौन कौन? एक जगह थे कौन? सुभाष चंद्र बोस, और दूसरे कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया। देखिए इतिहास में बहुत सारे ऐसे नेता हैं ना, बहुत सारे ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनकी विचारधारा टकराती थी, मतलब एक दूसरे से मैच नहीं करती थी ना। जैसे हम बात करते हैं, तभी तो आपने देखा होगा हिस्ट्री पढ़ते समय कुछ उदारवादी दल के नेता थे और कुछ उग्रवादी दल के नेता थे।
है ना। इनकी प्रवृत्ति कहीं पर नम्र थी और कहीं पर इनकी प्रवृत्ति जो थी वो उग्र थी ना। उदारवादी दल के जो नेता है वो ये चाहते थे कि हमें हमें अनुनय और प्रार्थना करके आजादी पाएं, और जो उग्रवादी दल के नेता थे उनका कहना ये था कि जो भारत है वो हमारा देश है, हम इनसे मांगे क्यों, प्रार्थना क्यों करें ना, हमें इनसे छीन लेना चाहिए चीज को, क्योंकि हमारी खुद की है, हमारा खुद का भारत है ये। तो उसमें से एक देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी, इनकी भी विचारधारा नहीं मिलती थी ना। तो इसीलिए ये विवाद देखने को मिलता है। अब अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए थे, तो बहुत सारे जो कांग्रेस नेता है उन्होंने इनको वोट दिया, इस वजह से सुभाष चंद्र बोस जीत गए। और गांधी जी, मतलब इनकी टक्कर में कोई खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया ना अपनी तरफ से, और उन्होंने ये भी कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया की यदि हार होती है तो वो इसे अपनी हार समझेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ, सुभाष चंद्र बोस जीत गए और पट्टाभी सीतारमैया हार गए। इस वजह से यहाँ पर तनातनी की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया, ठीक है, और किसकी स्थापना कर ली थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की, ठीक है। देखिए ये बैकग्राउंड मैंने थोड़ा सा आप लोग को इसलिए बता दिया क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था ना, इसलिए। और फिर बाद में ना तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ के अध्यक्ष बने और ना ही पट्टाभी सीतारमैया बने, तो कौन बना, राजेंद्र प्रसाद बने, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोगों से यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1939 में जो त्रिपुरी संकट है ना, ये खत्म होने के बाद वहां के अध्यक्ष पद पे अध्यक्ष पद किसे मिला था, तो वो है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए आ सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो ये प्रेसिडेंट कब बने थे, 24 जनवरी को 1950। इसमें 3 चीजें हुई थी, कौन कौन सी, राष्ट्रपति और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। मतलब भारत का जो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाना चाहिए, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान ये दोनों को अपनाया गया ना। और यदि बात करते हैं ध्वज की, तो ध्वज कब अपनाया गया था, देखिए आप लोगों ने यदि रिवीजन किया है तो आपको ये चीजें बननी चाहिए, ठीक है। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रध्वज अपनाया गया था, ठीक है। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, कब हुआ था, 1942 में, तो इसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष। मैंने आप लोग को संविधान सभा डिटेल में पढ़ाया है कि संविधान सभा का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था ना, और संविधान सभा में कितने मेंबर थे, इलेक्शन कब हुआ था उसके लिए, और जो भी काम है संविधान को बनाने का वो किस तरह से वहां पर किया गया था, तो सारा कुछ हमने वहां पर पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा उसे, ठीक है, संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। यदि मैं आप लोगों से बात करूं इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, बताइएगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जैसे कि आपको अवगत है कि 3 इसकी बैठक हुई थी जो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी बैठक हुई थी, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, ठीक है। 9 दिसंबर में राजेंद्र प्रसाद अनुपस्थित थे, तो हमने फ्रांस की पद्धति को अपनाते हुए इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था, तो वो कौन है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। हाँ कुछ तो आप लोग को बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं अंतरिम सरकार की। देखिए फर्स्ट प्रेसिडेंट है, इसीलिए मैं आप लोग को इनके बारे में डिटेल बता रही हूँ, और ये सारे क्वेश्चन आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए इसे कवर किया जा रहा है। अंतरिम सरकार जब हमारे भारत में बनी थी, अंतरिम सरकार कब बनी थी, 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी थी। उस टाइम पे इनके पास क्या प्रभार था, खाद्य और कृषि मंत्री थे ये उस टाइम पे।
और ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, इन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है। हमारे भारत में टोटल 6 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला हुआ है। ठीक है, तो ये जैसे ही इनका पद समाप्त हुआ, ठीक है, कब हुआ था? 1962 ना, 1962 में इनका पद खत्म हुआ, वैसे ही इनको क्या मिल गया? भारत रत्न दिया गया। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। पहली बात तो आप लोग को याद रखना है कि सबसे लंबा कार्यकाल था इनका, 1952 से 62 तक थे ये। कांग्रेस के 2 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन कौन से अधिवेशन? एक तो 1935 का, 1939 का जो कि त्रिपुरी संकट के नाम से प्रसिद्ध है। 24 जनवरी को ये डिसाइड किया गया था कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाएगा ना। इसके साथ ही मैंने आप लोग को बताया कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और ध्वज को कब अपनाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में ये पार्टिसिपेट किया था इन्होंने ना। संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं ये, स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, और अंतरिम सरकार में ये खाद्य और कृषि मंत्री थे ना। ये चीजें हमने क्या पढ़ा? किनके बारे में पढ़े? राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में पढ़े। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, वो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसके बारे में? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका टाइम आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने भी 5 साल पूरे किए हैं ना। और इनके जन्म दिवस पर ही हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? शिक्षक दिवस, टीचर्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है ना, आप लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं, टीचर्स डे 5 सितंबर को। अच्छा, ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। ठीक है, आप लोग बताइए कि अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? अंतरराष्ट्रीय टीचर्स डे, इंटरनेशनल टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ये आप लोग बताइएगा मुझे। और ध्यान दीजिएगा, ये जो है वो महान दार्शनिक थे, मतलब जितने भी भारत के दार्शनिक हुए हैं उनमें इनका भी नाम आता है। ठीक है, ये क्या है? एक महान दार्शनिक थे। इन्हें एक उपाधि भी दी गई थी। कौन सी? नाइटहुड की उपाधि। ये उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतिहास में आप पढ़ेंगे इनके बारे, इसके बारे में भी। अंग्रेजों के द्वारा दी जाती थी अच्छे काम करने के लिए ना। और ये किंग जॉर्ज ना, किंग जॉर्ज के द्वारा ये उपाधि इनको दी गई थी। कब दी गई थी? 1939 में ये उपाधि दी गई थी। ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड भी इनको मिला था, ऑर्डर ऑफ मेरिट। और इनको क्या मिला था? भारत रत्न इन्हें भी दिया गया है ना। और ये जो हमने शिक्षक दिवस पढ़े, एक शिक्षा दिवस भी होता है, एजुकेशन डे। ये 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में। एक ब्रिटिश है जिनका नाम है, याद रखिएगा, बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है, बर्ट्रैंड रसेल। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो है वो ब्रिटिश दार्शनिक है, ब्रिटिश दार्शनिक, और इसके साथ ही इतिहासकार है। कौन है? इतिहासकार ना। इन्होंने इनकी प्रशंसा करते थे, इन्हें फॉलो करते थे, इन्हें काफी मानते थे वो। और इनका ये कहना था कि इन्हें राष्ट्रपति बनाना दर्शन के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, इनके द्वारा क्या कहा गया था? इन्हें प्रेसिडेंट बनाना, मतलब इन्हें सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रेसिडेंट बनाना दर्शन के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। सम्मान होगा। ठीक है, तो ये किसने कहा था, किसके लिए कहा था? तो ये स्टेटमेंट यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग को ये बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दार्शनिक थे ना, इसके लिए इन्होंने, बर्ट्रैंड रसेल ने इनकी प्रशंसा करते कहा था कि इन्हें राष्ट्रपति बनाना दर्शन के लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में ये हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं जाकिर हुसैन के बारे में ना। ये हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं
और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, ठीक है, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति और तीसरे राष्ट्रपति, ठीक है, इसके पहले ये उपराष्ट्रपति थे। तो 1967 से 69 तक इनका टाइम रहा है। ध्यान दीजिएगा, कब से कब तक, मतलब इन्होंने 5 साल पूरा नहीं किया है और आप लोग को यहीं पर ध्यान देना है, ठीक है। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोगों को ये सारी चीजें याद रखिएगा। जो क्रम है ना, राष्ट्रपति कौन कौन अब तक रहे हैं, टोटल कितने हो गए हैं, 15 राष्ट्रपति हैं वर्तमान में ना, 15 राष्ट्रपति हो गए हैं अब तक। तो इनका आप लोग क्रम याद रखिएगा कि पहले नंबर पे राजेंद्र प्रसाद है, दूसरे नंबर पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, तीसरे नंबर पे जाकिर हुसैन है, चौथे नंबर पे वीवी गिरी है। आप लोग ये क्रम याद रखिएगा, ठीक है। और जो ईयर है, ईयर आपको सभी के याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग स्टार्टिंग का याद रखिएगा, 52 से 62, मतलब 2 साल उन्होंने 2 कार्यकाल उन्होंने पूरा किया राजेंद्र प्रसाद ने। उसके बाद आप लोग को वहां पर ध्यान देना है, आपको पता है कि 5 साल तक इनका टाइम रहता है, तो कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। बाकी आप लोग लगा लेंगे हिसाब कि कौन से राष्ट्रपति कब बने थे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाता है कि 9वें नंबर के राष्ट्रपति बताइए, तीसरे नंबर के राष्ट्रपति बताइए, या फिर 14 नंबर के राष्ट्रपति बताइए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन क्या आएगा, आपातकाल, जो इमरजेंसी लगाई गई थी उस टाइम पे हमारे भारत में प्रेसिडेंट कौन थे, हमारे भारत में जब आर्थिक नीति लाई गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी का जो कॉन्सेप्ट लाया गया था, उस टाइम पे हमारे भारत में प्रेसिडेंट कौन थे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको यदि उनका ईयर पता है ना, जो घटना है उसका ईयर पता है, और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति कौन थे, तो आप लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे यदि आप लोगों ने सीक्वेंस से याद किया है प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आपको पढ़ना कैसे है ये भी मैं आप लोग को बता रही हूँ। सबसे कम कार्यकाल इनका रहा है, प्रथम अल्पसंख्यक ना, माइनॉरिटी, पहले माइनॉरिटी ऐसे हैं जिनकी पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस टाइम पे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, देखिए मैंने आप लोग को बताया, जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उनकी जगह कौन आता है, कार्यवाहक के तौर पे उपराष्ट्रपति काम करते हैं। यदि वो भी नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहेंगे, ठीक है। ये चीजें आप लोग को माइंड में याद रहनी चाहिए। देखिए ये चीजें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ना, जब हमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था ना, जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या उन्हें कहीं जाना पड़ गया ना, या फिर कुछ अचानक से ऐसा काम आ गया, फिर महाभियोग के माध्यम से उन्हें हटाया जाता है, तो उनका पद खाली हो जाएगा। अब उस पद को भरने के लिए कोई ना कोई कार्यवाहक के तौर पे काम तो करेगा, तो वो कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति काम करेगा। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उपराष्ट्रपति कब काम नहीं करेगा, यदि मान लीजिए 5 साल होने वाले हैं, है ना, और कहा जाता है कि जैसे ही 5 साल खत्म होते हैं तो नया राष्ट्रपति का इलेक्शन हो जाना चाहिए, और जैसे मान लीजिए इलेक्शन नहीं हो पा रहा है किसी भी कारणवश, तो तब क्या उपराष्ट्रपति आएंगे, तो नहीं, 5 साल पूरे हो चुके हैं, तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं बन जाता। यहाँ पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के तौर पे काम नहीं करेगा, है ना। यहाँ पर कार्यवाहक क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर इनकी डेथ हो गई थी ना, इनकी मृत्यु हो गई थी पद पे रहते हुए, इसीलिए सीट खाली हुई ना, इसीलिए उपराष्ट्रपति यहाँ पर काम किए। उस टाइम पे वीवी गिरी थे ना, और वो भी ना रहे तो कौन काम करेगा, हिदायतुल्ला ना, मतलब ये कौन थे उस टाइम पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे ये, आधुनिक शिक्षा के समर्थक, और ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि कौन से राष्ट्रपति किस राज्य के गवर्नर थे, तो ये कहाँ के गवर्नर थे, गवर्नर थे बिहार के, ठीक है, कहाँ थे, बिहार के गवर्नर थे, हाँ, ये आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, आधुनिक शिक्षा का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जो प्राचीन भारत की शिक्षा है ना, वो तो भारत की शिक्षा है ना, प्राचीन भारत की आपको पता है, लेकिन आधुनिक शिक्षा मतलब हमारे भारत में जब अंग्रेज आए थे, रूल किया था 200 वर्षों तक, तो उनके द्वारा जो कल्चर फॉलो किया जाता था, जो शिक्षा पद्धति अपनाई गई थी हमारे भारत में उनके टाइम पे, उसके फॉलोअर थे ना, उसका समर्थन करते थे,
ठीक है। और वहीं बात करें तो गांधी जी का ना, गांधी जी इसका विरोध करते थे, ठीक है। उनका कहना यह था कि जो भारत में जो स्वदेशी शिक्षा है उसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीवी गिरी की। वीवी गिरी की तो इनके बारे में यदि हम बात करें तो 1969 से 74 तक इनका टाइम है, मतलब 5 साल इन्होंने पूरा किया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किसका टाइम 5 साल पूरा नहीं हुआ है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और दूसरी वरीयता से जीतने वाले ये पहले राष्ट्रपति थे, मतलब पहली बार ये नहीं जीते ना, दूसरी बार से दूसरी वरीयता में जीते थे। इनको भी भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, भारत रत्न हमने पढ़ा किस राष्ट्रपति को दिया जा रहा है, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भारत रत्न, ठीक है। और इनका नाम क्या है, ये वीवी गिरी का फुल फॉर्म क्या है, वराहगिरी वेंकट गिरी, ठीक है। वराहगिरी वेंकट गिरी। अंतरात्मा की आवाज पर इन्होंने वोट मांगा था, ये भी याद रखिएगा। ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपनी अंतरात्मा के आधार पर वोट मांगा था, तो ये कौन है, वीवी गिरी हैं। और ये केंद्रीय विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, केंद्रीय विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये जो है वो स्वराज पार्टी, इन्होंने स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया था कब, जब ये 20 साल के थे। और उसके बाद असहयोग आंदोलन में 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। इसमें क्या होता है, इन्होंने अपनी वकालत को छोड़ दिया था, वकालत छोड़ दी थी इन्होंने। देखिए क्या क्या हुआ, वीवी गिरी के बारे में क्या क्या पढ़े। इन्होंने 5 साल अपना पूरा किया, दूसरी वरीयता से जीतने वाले पहले राष्ट्रपति हैं ये ना, और भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया है। केंद्रीय विधानसभा के ये सदस्य रह चुके हैं। और जो स्वराज पार्टी है, जो कि किसके द्वारा बनाई गई थी, याद कीजिए, 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। इसे ये हिस्ट्री का पोर्शन है, इसलिए हम वहां पढ़ेंगे। लेकिन ये प्रेसिडेंट से कैसे रिलेट हो रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने इन्हें ज्वाइन किया था, वीवी गिरी, जब ये 20 साल के थे। उसके बाद असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है कि मतलब जो उस टाइम पे जो जितने भी राजनीतिक नेता थे उनके द्वारा डिसाइड किया गया था, ये स्ट्रेटेजी थी, फॉलो की गई थी, आंदोलन चलाया गया था कि असहयोग मतलब सहयोग नहीं करेंगे हम, किसका, अंग्रेजों का सहयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे, तो इसलिए चलाया गया था ये। असहयोग, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 में। तब उस टाइम पे बहुत सारे जो अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थे, उन सभी ने अपनी जॉब को छोड़ दिया था ना, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, जो स्टूडेंट थे सरकारी स्कूल में जो पढ़ रहे थे उन्होंने भी अपना मतलब वहां से मतलब स्कूल को छोड़ दिया, कॉलेज को छोड़ दिए ना, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और शराब बिक्री के प्रदर्शन, शराब बिक्री पर भी इन्होंने प्रदर्शन किया था, ठीक है। तो ये वीवी गिरी के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम बात करते हैं फखरुद्दीन अली के बारे में। तो इनका टाइम कब से कब तक रहा है, 1974 से 77, मतलब इनका भी 5 साल पूरा नहीं हुआ है। ये दूसरे अल्पसंख्यक है जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। पहले कौन थे बताइए, पहले कौन थे, जाकिर हुसैन थे, ठीक है। अब और दूसरे कौन है, फखरुद्दीन अली थे ना। आंतरिक आपातकाल इनके टाइम पे ही लगाया गया था, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी किस आधार पे लगाई गई थी, किस आधार पर लगाई गई थी, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाई गई थी। लेकिन एक अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट के थ्रू ये डिसाइड किया गया
कि जो आप आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाते हैं ना, तो वो गलत है, ऐसा नहीं लगाना है आपको। अब जब तक सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा, कोई युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, तब तक आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते ना। तो एक अमेंडमेंट के थ्रू आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। ठीक है, तो हमारे भारत में कब कब लगाई गई थी आपातकाल, कब तक लगाया गया बताइए। पहली बार 1900 नेशनल इमरजेंसी कब तक लगी थी, कब कब लगी थी, 1962 जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। 1971 जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसके बाद 75 से 77, ठीक है, 75 से 77 के बीच में आंतरिक अशांति के आधार पर क्या हुआ था, आंतरिक आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, और इसकी घोषणा कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और ये डिसाइड किया जाता है कि आप जल्दी से जल्दी इसमें ये जो आपातकाल लगाया गया है, इसकी जो अनाउंसमेंट किया गया है, उसे संसद में पारित करवाएं। संसद से पारित करवाना बहुत जरूरी है। इसमें संसद का टाइम भी चेंज हो जाता है, मतलब संसद का जो कार्यकाल है ना, जो टाइम पीरियड है, उसे भी बढ़ा दिया जाता है ना। ऐसी ये सारी चीजें लिखी गई है ऑलरेडी संविधान में। ठीक है, तो ये आंतरिक आपातकाल लगाया गया था, याद रखिएगा। इनके टाइम पे बी.डी. जत्ती, जब इनकी डेथ हो गई थी, तो कार्यवाहक कौन थे, कार्यवाहक। यहाँ पर भी कार्यवाहक आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी, डेथ मतलब ये जो इनका जो पद है वो खाली हो गया था। तो किसने काम किया था, बी.डी. जत्ती। ठीक है, बी.डी. जत्ती, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट की, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट कौन है, 6वें नंबर के राष्ट्रपति हैं ये। 1977 से 1982 तक इन्होंने अपने टाइम को मतलब राष्ट्रपति के तौर पे काम किया। मतलब कितना टाइम हुआ, पूरा 5 साल इन्होंने दिया ना। पहले निर्विरोध राष्ट्रपति बने हैं ये। तो ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो बिना विरोध के ही राष्ट्रपति बन गए। देखिए, पहली बार में हार गए थे, कि दूसरी बार में ये जीत गए ना। पहली बार ये प्रथम बार चुनाव हार गए थे ना, बी.वी. गिरी ने इनको हरा दिया था। लेकिन जब बाद में ये दूसरी बार राष्ट्रपति के तौर पे खड़े हुए, तो ये जीत गए थे हाँ, निर्विरोध, किसने भी इनका विरोध नहीं किया था। और ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। और लोकसभा के पद से इस्तीफा देने वाले ना, इस्तीफा देने वाले, रिजाइन करने वाले, ये पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। मतलब पहले राष्ट्रपति ना, बाद में राष्ट्रपति बने आगे चल के। इसके पहले ये लोकसभा के स्पीकर थे। ठीक है, और अभी तक ये सबसे कम उम्र के मतलब युवा राष्ट्रपति कहलाते थे। लेकिन अभी अब कौन कहलाएगा, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो ये है नीलम संजीव रेड्डी के बारे में हमने पढ़ा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, पहले निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे, फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, आपातकाल का टाइम पूछा जाता है आपसे कि आपातकाल के समय कौन थे प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि जो हाँ, कब से, ये 1977 मतलब आपातकाल खत्म हो गया था 1977 में। उस टाइम पे कौन आए थे, नीलम संजीव रेड्डी आए थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम ज्ञानी जेल सिंह की। किसकी, ज्ञानी जेल सिंह की। ये 7वें नंबर के हमारे भारत के प्रेसिडेंट रहे हैं 1982 से 1987। मतलब इन्होंने भी अपना 5 साल पूरा किया है। और ध्यान दीजिएगा, हमारे भारत में पॉकेट वीटो का यूज करने वाले जो पहले राष्ट्रपति है वो कौन है, वो ज्ञानी जेल सिंह ही है। सबसे पहली बार इन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया था। अच्छा, वीटो का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बार और समझ लेते हैं हम। देखिए, वीटो के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है आपको। देखिए, वीटो पावर आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है 111। ठीक है, कितनी वीटो होती है, 3 वीटो होती है, इसलिए 3 बार 1-1। ठीक है, चलिए याद करने के बताया मैंने आप लोगों को। ये पहला क्या है, अत्यांतिक वीटो। क्या है, अत्यांतिक वीटो। इसमें क्या होता है, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर करने के लिए आता है, तो राष्ट्रपति इसमें अपनी असहमति व्यक्त करते हैं, मतलब उसे मना कर देते हैं। ठीक है, बिल को पारित करने के लिए मना कर देते हैं। ठीक है, वीटो का मतलब ही क्या होता है, मना करना ना। वीटो का मतलब क्या होता है, मना करना। ठीक है, तो वीटो के पास मतलब जब कोई
विधेयक पहले लोकसभा से पारित होता है, फिर राज्यसभा में जाता है पारित होने के लिए, फिर दोनों ही सदनों से पारित होने के बाद जब वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास कुछ ऑप्शन होते हैं, या तो वो उसमें अपनी सहमति दे देते हैं या तो नहीं देते हैं, या तो फिर संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं। मतलब देखा जाए तो उनके पास 3 वीटो होती है। एक होती है अत्यंतिक वीटो, जिसमें वो अपनी असहमति व्यक्त करते हैं, मतलब वो मना कर देते हैं। और दूसरी बात ये है, दूसरा वीटो कौन सा जाएगा, दूसरा वीटो है निलंबनकारी वीटो। कौन सा है, निलंबनकारी वीटो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि राष्ट्रपति संसद के पास उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं, सिवाय किसके, धन विधेयक के। या ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा विधेयक ऐसा है जिसको राष्ट्रपति संसद के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। उसके पीछे रीजन भी है कि धन विधेयक जो लाया जाता है वो राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही लाया जाता है, और इस धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है, और इसका प्रावधान आर्टिकल 110 में है। ठीक है, तो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग जब राष्ट्रपति करते हैं तो इसके माध्यम से क्या होता है, उस विधेयक को संसद के पास भेज दिया जाता है कि आप इसमें एक बार और विचार कर लो, है ना। और यदि ये संसद के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि संसद ने उस विधेयक को बिना विचार किए, मतलब बिना संशोधन के या फिर संशोधन के साथ राष्ट्रपति के पास फिर से उस विधेयक को भेजती है, अगेन भेजती है, तो राष्ट्रपति के पास, ये राष्ट्रपति के लिए ये बाध्यकारी होता है कि वो इस पर अपनी सहमति दे दे। ठीक है, तो ये होता है निलंबनकारी वीटो। और ये भी याद रखिएगा, तीसरा कौन सा होता है, जेबी वीटो। कौन सा होता है, जेबी वीटो या फिर पॉकेट वीटो। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति ना तो अपनी सहमति देते हैं और ना तो उसमें अपनी असहमति देते हैं, मतलब उसे अपनी पॉकेट पे रख लेते हैं ना, बिल्कुल ना तो मतलब हाँ सहमति देते भी नहीं है और असहमति मतलब मना भी नहीं करते हैं। तो ये होता है पॉकेट वीटो। तो इसका यूज करने वाले जो प्रेसिडेंट है वो कौन थे, ज्ञानी जेल सिंह ना। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि कौन से विधेयक पर इन्होंने इस वीटो का प्रयोग किया था, तो वो है डाक और तार संशोधन अधिनियम। अब इसमें क्या था, इसमें ये था कि जो व्यक्तिगत संचार है ना, व्यक्तिगत संचार को बाधित करने के लिए मतलब उस पे किसको राइट दिया गया था, सबसे ज्यादा अधिकार दिया गया था हमारी कार्यपालिका को। कार्यपालिका को ये राइट दिया गया, जो कि निजता का अधिकार का उल्लंघन है, निजता का अधिकार। आप लोग जैसा कि जानते हैं, हमने फंडामेंटल राइट पढ़ चुके हैं ना, इसकी प्रीवियस क्लास हो चुकी है जिसमें हमने फंडामेंटल राइट को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो उसे देख लीजिएगा। उसमें हमने पढ़ा था एक आर्टिकल 21। देखिए फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है, बताइए कौन से भाग में है, भाग 3 ना, पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से 35। और इस 12 से 35 के बीच में ही एक आर्टिकल कौन सा आता है, आर्टिकल 21 ना, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही एक अधिकार है जिसे हम कहते हैं राइट टू प्राइवेसी, और ये एक केस के थ्रू हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया था। अब उस केस का नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा, 2017 में हमारे भारत में केस पुत्ता स्वामी आया था ना, पुत्ता स्वामी केस, जिसके माध्यम से ये डिक्लेयर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो व्यक्ति का अधिकार है ना, वो एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और आप इसे छीन नहीं सकते ना। तो यही कारण था कि ये जो विधेयक है वो पारित नहीं हो पाया, पॉकेट वीटो इसमें लगा दिया गया था ना, क्योंकि इसमें कार्यपालिका को ज्यादा शक्ति दे दी गई थी। कार्यपालिका कौन है बताइए, लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका मतलब कौन, जितने भी मिनिस्टर है वो सब इसमें आ जाते हैं ना, विधायिका मतलब संसद, और न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये चीजें आप लोग को अब तक तो याद हो गई होगी। चौथा स्तंभ भी होता है कौन सा, प्रेस। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा ज्ञानी जेल सिंह के बारे में। हाँ, एक और चीज आप लोग याद रखिएगा, ऑपरेशन ब्लू ना, ऑपरेशन ब्लू इनके टाइम पे चलाया गया था, यानी जेल सिंह के टाइम पे एक ऑपरेशन ब्लू भी चलाया गया था। अमृतसर में चलाया गया था पहली बार, तो याद रखिएगा अमृतसर में ना। अमृतसर में एक मंदिर है, कौन सा, हरमंदिर साहिब।
वहां पर इनका जो जमावड़ा है जनरल सिंह का, इसे हटाने के लिए और इसके जो अनुयायी हैं ना, उसका जमावड़ा हटाने के लिए ये जो ऑपरेशन ब्लू है वो चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1984 में। ठीक है, किसके द्वारा? भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ये चीजें। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हाँ, इंदिरा गांधी जी की जो हत्या है वो इनके ही टाइम हुई थी। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या पढ़े हमने अभी तक। ज्ञानी जेल सिंह जो कि पहले सिख राष्ट्रपति थे ना, पहले सिख राष्ट्रपति हैं ये, पहले सिख राष्ट्रपति हैं ये। इनका टाइम पीरियड क्या है? 5 साल इन्होंने पूरा किया। पॉकेट वीटो का यूज किया सबसे पहले 1986 में। डाक और तार संशोधन विधेयक था वो ना, क्यों? क्योंकि ये निजता का अधिकार को उल्लंघन कर रहा था। फिर हमने पढ़ा ऑपरेशन ब्लू भी इनके टाइम पे ही चलाया गया था। पॉकेट वीटो के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा ज्ञानी जेल सिंह के बारे में। फिर हम बात करते हैं वेंकट रमन, आर वेंकट रमन के बारे में। तो जो एलपीजी है ना, एलपीजी का जो कॉन्सेप्ट है वो इनके टाइम ही लाया गया था। इनका टाइम पीरियड क्या है? 1987 से 1992, इनके बीच में जो भी घटना हुई है क्या आप लोग को याद है? देखिए, याद होना चाहिए, क्योंकि 1991 में क्या हुआ था? हमारे भारत में एलपीजी रिफॉर्म लाए गए थे, एलपीजी रिफॉर्म। देखिए, हमारे भारत की उस टाइम पे आर्थिक कंडीशन एकदम खस्ता हो गई थी ना। क्या ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे भारत में जो आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए ना जो भी छूट दी जाती है, मतलब जो भी नियम कानून है वो थोड़े से टफ थे उस टाइम पे। क्यों? कि देखिए, निवेश को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था, जो भी निजी कंपनी है उसे बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था। जो हमारे भारत में जो निवेश करती है ना, जो बाहर की कंपनी आकर के देश में जो निवेश करती है, उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे वो थोड़े से टफ थे। अब उसका रीजन भी है ना, क्योंकि हमारे भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो मात्र व्यापार करने के लिए ही तो आई थी। काय के लिए आई थी? व्यापार करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने यहाँ पर पैर जमाना स्टार्ट कर दिए, यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर दी। तो इस डर की वजह से अब की बार फिर से ऐसा ना हो जाए, इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए गए थे थोड़े से टफ थे ना। और इस वजह से हमारी जो भारत की जो आर्थिक कंडीशन है वो खराब भी हो गई थी। क्यों? क्योंकि कोई निवेश ही नहीं हो रहा था, आर्थिक गतिविधि सुचारू रूप से चलाई नहीं जा रही थी। तो इस कारण से क्या हुआ था? ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? पीवी नरसिम्हा उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे ना। उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा ना। वित्त मंत्री कौन थे उस टाइम पे? 1991 में जब ये एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था पीवी नरसिम्हा, ये प्राइम मिनिस्टर थे। और उस टाइम पे वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। ठीक है, कौन थे? मनमोहन सिंह। और प्रेसिडेंट कौन थे? आर वेंकट रमन। देखिए, सभी प्रेसिडेंट की इमेज ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इमेज से आप लोग याद कर पाए। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिबरलाइजेशन, उदारीकरण ना, उदारवाद। फिर प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, मतलब निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। उदारवाद मतलब उदारीकरण का मतलब क्या होता है? जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उन्हें उदार कर देना, मतलब थोड़े से नम्र बना देना। फिर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, भारत को विश्व के लिए खोल देना, मतलब वहां पर जो निवेश करना चाहते हैं हमारे भारत में वो आसानी से कर पाए। ठीक है, तो इसे कहते हैं एलपीजी रिफॉर्म। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा ये हमारे 9वें नंबर के प्रेसिडेंट है। इनका टेन्योर कब से कब तक था? 1992 से 1997 ना, 5 साल इन्होंने भी पूरा किया है। और ये भोपाल स्टेट के पहले सीएम थे। ठीक है, भोपाल के पहले सीएम थे ये। आप लोग बोलेंगे जो ये तो कैपिटल है ना, ये कब से देश राज्य बन गया? तो ध्यान दीजिएगा, जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था 1956 में, 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 आया था, उसके आधार पर भी, भाषा के आधार पर हमारे भारत में राज्यों का गठन किया गया था
ना, इसकी भी ऑलरेडी क्लास हो चुकी है, तो आप लोग उसमें मतलब जो प्रीवियस क्लासेस है यूट्यूब में, आप उसमें जाके देखिएगा। ठीक है, तो भोपाल के पहले सीएम, उस टाइम पे भोपाल अलग ही एक राज्य था ना, तो उसमें पहले जो सीएम थे वो शंकर दयाल शर्मा थे। तो 4 प्रधानमंत्री के साथ इन्होंने काम किया है, 4 प्रधानमंत्री के साथ। वो कौन कौन से हैं? नरसिम्हा राव ना, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। ये 4 प्राइम मिनिस्टर है जिनके साथ इन्होंने काम किया था। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग शंकर दयाल शर्मा के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, 10वें नंबर के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? के.आर. नारायण। कौन है? के.आर. नारायण। इन्होंने भी 5 साल पूरा किया अपना। ये पहले दलित राष्ट्रपति हैं। कौन? के.आर. नारायण। इनके बारे में इतना ही आप लोग याद रखिएगा। पहले दलित राष्ट्रपति कौन है? के.आर. नारायण है। इनके बीच में जो भी घटनाएं हुई थी आप लोग इसे याद रखिएगा एक बार। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ना। इनके बारे में तो जितना ही आप जाने उतना ही अच्छा है ना, क्योंकि एक ऐसी पर्सनालिटी है ये कि अपने आप में ही एक मोटिवेशन है ये ना। 11वें नंबर के ये प्रेसिडेंट रहे हैं। तो इनका आप लोग याद रखिएगा कि कौन से नंबर के हैं। जो महत्वपूर्ण है वो आप लोग याद रखिएगा, जैसे पहली महिला कौन थी ना राष्ट्रपति, तो उनका टेन्योर आप लोग याद रखिएगा। उनका याद रखिए कि किस मतलब कौन से नंबर की प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी राष्ट्रपति थे ये। तो अब्दुल कलाम 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे ना, और 2002 से लेकर के 2007 तक ये राष्ट्रपति के पद पे बने रहे। ये है अब्दुल कलाम ना, और प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति है ये। और बच्चा बच्चा जानता है कि ये कौन है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मतलब इन्हें क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मतलब आज जो तरक्की की जा रही है मिसाइल के क्षेत्र में वो इनकी ही देन है। नींव जो है इन्होंने ही डाला था। ठीक है, इसरो और डीआरडीओ में बहुत लंबे समय तक काम किया था इन्होंने। अच्छा, इसरो और डीआरडीओ में क्या अंतर है? इसरो और डीआरडीओ में क्या अंतर है? इसरो देखिए, जितना भी मिसाइल का काम होता है, रक्षा संबंधी जितनी भी उपकरण है वो डीआरडीओ तैयार करता है। कौन करता है? डीआरडीओ। और जितने ही उपग्रह सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो वो सारा काम कौन करता है? इसरो काम करता है ना। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ना, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। अग्नि की उड़ान इनकी बुक है, ये आप लोग याद रखिएगा। विजन 2020 का इन्होंने नारा दिया था। ठीक है, विजन 2020 का इन्होंने नारा दिया था। अब ये विजन 2020 है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, 2001 से लेकर के 2020 तक जीडीपी ग्रोथ को उस टाइम पे कितना करना था? कम थी। उस टाइम पे 9% करने का लक्ष्य रखा गया था। इनके टाइम पे विजन 2020 का नारा दिया गया था। तो 2001 से लेकर के 2020 है ना, 2020 लिखा है, 2020 तक मतलब 20 वर्षों में क्या करना है? जीडीपी ग्रोथ को, मतलब सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या करना है? 9% करना है। ये यहाँ पर बताया गया था विजन 2020 में। राष्ट्रपति बनने से पूर्व इन्हें भारत रत्न दिया गया है ना, भारत रत्न से सम्मानित थे ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति है ये। ठीक है, तो ये था अब्दुल कलाम के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12वें राष्ट्रपति की। तो वो कौन है? पहली महिला राष्ट्रपति। अब तक 2 राष्ट्रपति बन चुकी हैं महिला ना। वो कौन कौन है? एक तो प्रतिभा सिंह पाटिल, दूसरी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। तो पहली जो महिला राष्ट्रपति हैं उनका टेन्योर कब से कब तक था? तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिला थी ना। 2007 से लेकर के 2012 तक ये राष्ट्रपति के पद पे बनी रही। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी ये। प्रथम महिला राष्ट्रपति ना, पहली महिला राष्ट्रपति। अमेरिका के साथ इन्होंने 123 समझौता किया था। अब ये समझौता क्या है? क्या 123 समझौते हुए थे? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये 123 समझौता क्या है? परमाणु संधि को लेकर, परमाणु संधि है ना, परमाणु का यूज, नाभिकीय यूज उपयोग के आधार पर यूएसए और भारत के बीच में ये समझौता हुआ था। तो यूएसए की जो परमाणु नीति का
सेक्शन 123 है उसके तहत ये समझौता किया गया था। किसके तहत? यूएसए की परमाणु नीति का सेक्शन 123 के तहत एक समझौता हुआ था, परमाणु समझौता, भारत और अमेरिका के बीच में। तो इस वजह से ये समझौते का नाम ही रख दिया गया था 123 समझौता। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग याद रखिएगा। ये समाजवादी थी ना, समाज के क्षेत्र में उन्होंने काफी काम किया है, समाज सेवी है ये। और कॉलेज टाइम पे जब ये थी तो इन्हें कॉलेज क्वीन का अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, प्रतिभा सिंह पाटिल। ठीक है, अब बात करते हैं अगले राष्ट्रपति की, तो ये हैं प्रणब मुखर्जी। कौन है? प्रणब मुखर्जी। ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इन्हें भारत रत्न दिया गया। कब से कब तक थे ये? 25 जुलाई 2012 से लेकर के 24 जुलाई 2017 तक इनका टाइम रहा है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इन्हें भी भारत रत्न दिया जा चुका है अपने टाइम पे। ये प्रणब दा के नाम से प्रसिद्ध थे ना, प्रणब दा के नाम से प्रसिद्ध थे। और ये जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे ये वित्त मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, वित्त मंत्री कब? 2012 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले राष्ट्रपति की, तो वो कौन है? रामनाथ कोविंद ना, रामनाथ कोविंद। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्यों? क्योंकि अभी बहुत न्यूज में थे। ध्यान दीजिएगा, अभी एक कमिटी बनी थी, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, इसकी बात हमारे भारत में हो रही थी। तो क्या ये होना चाहिए? क्या एक साथ चुनाव होना चाहिए लोकसभा और विधानसभा के? होना चाहिए तो क्यों, और नहीं होना चाहिए तो क्यों ना, इसके बारे में सारी जांच पड़ताल काम करने के लिए, सारी जांच करने के लिए ना एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? इसकी कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो थे रामनाथ कोविंद। कौन थे? रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। कब से कब तक थे ये? 2017 से लेकर के 2022 तक ये प्रेसिडेंट रहे हैं, और ये दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। ठीक है, दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं ये। तो क्या क्या पढ़े हमने? 2017 से 22 तक ये राष्ट्रपति के पद पे बने रहे। वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी बनाई गई थी उसके जो अध्यक्ष है वो रामनाथ कोविंद थे, दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं ये। बात करते हैं जो अंतिम राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू ना, 25 जुलाई 2022 से अपने पद पर है ये। सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति है ये ना, दूसरी महिला राष्ट्रपति और सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति, मतलब युवा प्रेसिडेंट। ओडिशा में ये मंत्री के पद पर थी ना, और ये प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं ये। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? मयूरभंज में। मयूरभंज कहाँ है? ओडिशा। ठीक है, झारखंड में ये राज्यपाल भी रह चुकी है, आप लोग याद रखिएगा। झारखंड में राज्यपाल रह चुकी है, गवर्नर, पहली महिला राज्यपाल रह चुकी है। ठीक है, झारखंड में। तो ये थे अब तक के 15 राष्ट्रपति, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जी। अब हम बात करते हैं ऐसे राष्ट्रपति की जिनको अभी तक भारत रत्न दिया जा चुका है। ठीक है, भारत रत्न, भारत रत्न से सम्मानित जो राष्ट्रपति है वो कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें भारत रत्न की तो ये स्टार्ट हुआ था 1954 में। ठीक है, बाद में जनता पार्टी के द्वारा 1900 जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी उस टाइम पे 1977 में इसे बंद कर दिया गया था। ठीक है, इसे पुनः स्टार्ट किया गया 1980 में। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा इसे पुनः स्टार्ट किया गया था। और जैसे ही ये 1980 में स्टार्ट हुआ तो सबसे पहली बार मदर टेरेसा को ये दिया गया था, मदर टेरेसा। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब से हुई थी? भारत रत्न की 1954 में। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये पहली बार किसको मिला था? फर्स्ट टाइम 3 लोगों को दिया जाता है ये ना। अभी वर्तमान में कितने लोगों को दिया गया है बताइए? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अभी वर्तमान में जो भारत रत्न दिए गए हैं वो कितने लोगों को दिए गए हैं? फिर बात करते हैं जो पहली बार
भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था, 3 लोग कौन कौन है? तो पहले हैं सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। दूसरे कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और तीसरे कौन थे? चंद्रशेखर वेंकटरमन। वेंकटरमन। तो ये इतने 3 व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया था सबसे पहली बार। अब प्रेसिडेंट कौन कौन थे जिनको ये भारत रत्न दिया गया है? तो यदि हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो सबसे पहले कौन से प्रेसिडेंट आते हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे नंबर पे कौन से प्रेसिडेंट है? वो है प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। तीसरे नंबर पे कौन है? वीवी गिरी, वीवी गिरी। और चौथे, इन्हें कब मिला था वीवी गिरी को? 1975 में ना, और ये राधाकृष्णन को 1954 में। प्रणब मुखर्जी को कब मिला था? 2019 में। और फोर्थ नंबर पे कौन है? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन 1963 में। फिर बात करते हैं पांचवे जो राष्ट्रपति है वो कौन है? राजेंद्र प्रसाद है ना, 1962 में इन्हें क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था 1962 में। फिर छठवें नंबर पे कौन आते हैं? अब्दुल कलाम। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म बताइए आप लोग क्या है? अब्दुल कलाम 1997 में इनको दिया गया था। ठीक है, तो ये 11वें नंबर के प्रेसिडेंट थे ना बाद में, मतलब राष्ट्रपति बनने के पहले ही इन्हें क्या दिया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये 6 राष्ट्रपति हैं, इन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है। कब कब दिया गया है, कौन कौन से हैं राष्ट्रपति, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो अब तक कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं? 15 राष्ट्रपति। ठीक है, इनकी पेमेंट कितनी होती है? 5 लाख। ठीक है, इनकी जो पेमेंट होती है वो कितनी होती है? 5 लाख पर मंथ होती है, प्रति माह। ठीक है, अच्छा, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। सबसे कम पढ़े लिखे, हाँ, सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह, सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह, नाम है ज्ञानी है ना, और सबसे कम पढ़े लिखे तो याद रख लीजिएगा, जेल सिंह। बात करते हैं, जब भारत चीन का युद्ध हो रहा था उस टाइम पे कौन था राष्ट्रपति? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और 1971 में कौन था? बांग्लादेश उस टाइम पे बना था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, वीवी गिरी थे उस टाइम पे। श्वेत क्रांति जब आई थी वो किसके टाइम पे आई थी? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। ठीक है, उस टाइम पे कौन थे? वीवी गिरी थे, वीवी गिरी राष्ट्रपति थे जब ये श्वेत क्रांति लाई गई थी हमारे भारत में। हरित क्रांति जब आई थी 1966 से लेकर के 67, दो टाइम है, दो ईयर, 66 से 67। इस टाइम पे कौन थे प्रेसिडेंट? इस टाइम पे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्षमादान की शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग किसने किया था? हाँ, क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में आती है बताइए? आर्टिकल 72 का प्रयोग सबसे ज्यादा किसने किया था? सर्वाधिक प्रयोग किसने किया है? वो है प्रतिभा सिंह पाटिल। किसने किया था? प्रतिभा सिंह पाटिल के द्वारा किया गया था। अच्छा, महामहिम ये शब्द है जो कि राष्ट्रपति के पहले यूज किया जाता था, महामहिम। इस शब्द को हटाने वाले कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। और सबसे वरिष्ठ कौन थे? वेंकटरमन। हाँ, वरिष्ठ राष्ट्रपति कौन थे? वेंकटरमन। और सबसे वयस्क जो है वो कौन है? वो भी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। इसके पहले कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, तो ये थे
राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा। अब तक के राष्ट्रपति कौन कौन बन चुके हैं। सबसे पहले हमने किसके बारे में देखा, राजेंद्र प्रसाद। फिर अगले कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगले कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर हमने जो तीसरे पढ़े वो कौन थे, जाकिर हुसैन। फिर हम बात करते हैं जो अगले प्रेसिडेंट हमने किसके बारे में पढ़ा था, वीवी गिरी। फिर हम बात करते हैं जो अगले प्रेसिडेंट हमने कौन से किसके बारे में पढ़ा था, फखरुद्दीन अली के बारे में पढ़ा। फिर जो अगले प्रेसिडेंट थे वो नीलम संजीव रेड्डी, इनके बारे में जाना। ज्ञानी जेल सिंह के बारे में पढ़े फिर हमने। उसके बाद आर वेंकट रमन, फिर शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद के आर नारायण जो कि पहले दलित राष्ट्रपति थे। फिर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा, प्रतिभा सिंह पाटिल के बारे में हमने देखे। उसके बाद हमने देखा प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल। फिर इसके बाद हमने देखा रामनाथ कोविंद के बारे में। फिर द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में पढ़े हमने। हाँ, और अब तक कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया जा चुका है, इनके बारे में हमने पढ़ा। तो क्या आप सभी को समझ में आ गया। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जो आरपीएफ की फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, तो जो भी ये फॉर्म भरना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो बिना देर करे इसकी तैयारी में लग जाइए। फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो फॉर्म डाल दीजिए आप लोग। अंतिम तारीख का वेट ना करें क्योंकि सर्वर डाउन की प्रॉब्लम रहती है। और इसकी बेहतर तैयारी करने के लिए चैतन्य एकेडमी के द्वारा भी इसकी क्लासेस चलाई जा रही हैं। आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चैतन्य एकेडमी का आप लोग ये लोगो है, इसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये लोगो दिख रहा है आप लोगों को कॉर्नर में। गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें इसकी क्लासेस चल रही हैं अभी कंटिन्यू, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर वे में आपकी इसकी तैयारी हो जाएगी। और आप लोग वेटेज याद रखिएगा किस में कितना वेटेज है। ठीक है, और ये जो लेक्चर चल रहे हैं ना, यूट्यूब में जो क्लासेस चल रही हैं, उसकी फ्री पीडीएफ भी अपलोडेड है ऑलरेडी, तो ये ऐप में आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसमें जो फ्री मटेरियल है ना, फ्री कंटेंट, उसमें आप लोग जाके देखिएगा, ये आपको क्लासेस के जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सभी को, जय हिंद।